हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 28 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। देखिए, ये वो आर्टिकल्स हैं जिन्हें हमने पीआईबी में कवर कर लिया है, इसलिए यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड मैंग्रोव डे ग्लोबली किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 26 जुलाई को। ये देख लीजिए, हर वर्ष 26 जुलाई को वर्ल्ड मैंग्रोव डे ऑब्जर्व किया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। इसको हर वर्ष 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। 2015 में यूनेस्को ने अनाउंस किया था कि हर वर्ष 26 जुलाई को वर्ल्ड मैंग्रोव डे मनाया जाएगा। मैंग्रोव कंजर्वेशन के विषय में लोगों को अवेयर किया जाएगा। देखिए, मैंग्रोव क्या होते हैं? कोस्टल इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं। ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, यानी खारे पानी का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव कौन है? सुंदरबन मैंग्रोव वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? तो तमिलनाडु स्थित पिचावरा मैंग्रोव, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, इसको किस कंट्री ने होस्ट किया? तो सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया है उज्बेकिस्तान द्वारा। किसके द्वारा? उज्बेकिस्तान द्वारा। ये देख लीजिए, सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसको उज्बेकिस्तान द्वारा ताशकंद में होस्ट किया गया। देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये किसका इनिशिएटिव है? तो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शौकत मिर्जियोयेव का इनिशिएटिव है। इसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया। और मैं आपको बता दूं, इंडिया, उज्बेकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान ये चाबहार पोर्ट को यूज करने के लिए एक क्वाड ग्रुप का काम करते हैं। आप बस इतना याद रखिएगा, रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, इस पर सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजन के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज की है, किसने होस्ट की है? उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान आप यहाँ मैप पे देख लीजिए, कैपिटल है ताशकंद, करेंसी है सोम, प्रेसिडेंट क्या है अभी बताया मैंने, शौकत मिर्जियोयेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2030 WRG ट्रस्ट फंड, इसको किस एंटिटी द्वारा मैनेज किया जाता है? तो 2030 WRG ट्रस्ट फंड, इसको वर्ल्ड बैंक मैनेज करता है। चर्चा में क्यों है? हाल ही में एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल फर्म है कोर्टेवा एग्री साइंस, इन्होंने 3 वर्ष का प्रोजेक्ट साइन किया है 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप यानी 2030 WRG फंड के साथ। कोर्टेवा एग्रीकल्चर साइंस, ये 3 वर्ष का प्रोजेक्ट जो साइन किया है, इसमें क्या किया जाएगा? यूपी, उत्तर प्रदेश के 40,000 एकड़ एरिया में, 40,000 एकड़ एरिया में क्या होगा? जो राइस कल्टीवेशन होगा वो डायरेक्टली सीड प्लांटेशन से होगा, यानी यूपी में सीड प्लांटेशन के द्वारा राइस कल्टीवेशन होगा। इसके लिए आपके कोर्टेवा एग्रीकल्चर साइंस ने 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है 3 वर्षीय प्रोजेक्ट पर। देखिए, ये जो डायरेक्टली सीड प्लांटेशन अगर आप करेंगे तो राइस में वाटर कंजप्शन जो होता है वो 35 से 37% कम हो जाएगा। वहीं ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी आपका 30% तक कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है राइस का कल्टीवेशन कैसे होता है, इसमें बताने की जरूरत तो है नहीं आपको। 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप की बात करें तो ये मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है जिसको वर्ल्ड बैंक द्वारा होस्ट किया जाता है। कोर्टेवा एग्रीकल्चर साइंस 2019 में स्थापना की गई थी, विल्मिंगटन यूएस में स्थित है और जेम्स जिम कॉलिंस इसके सीईओ हैं। कुछ समय पहले ही वर्ल्ड बैंक की एक ब्रांच है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसने ग्रीन हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए HDFC बैंक को $250 मिलियन का लोन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक है बैंक विद सोल इक्विटास, ये बुक किसने रिलीज की है? तो डी सुब्बा राव ने ये बुक रिलीज की है, बैंक विद सोल। ये देख लीजिए, इस बुक को लिखा किसने है? CK गरियाली। ये देख लीजिए, CK गरियाली की बुक है बैंक विद सोल। इस बुक को रिलीज किया गया है डी सुब्बा राव। देखिए, डी सुब्बा राव ये 2008 से 2013 तक RBI के 22nd गवर्नर थे। इन्होंने एक बुक को रिलीज किया है बैंक विद सोल इक्विटास डेवलपमेंट इनिशिएटिव ट्रस्ट। क्योंकि CK गरियाली जो है एडिट के फाउंडर हैं, इसलिए ये बुक लिखी गई है। तो नाम याद रखिएगा, बैंक विद सोल किसकी बुक है? CK गरियाली की, रिलीज किया है डी सुब्बा राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 वर्ष की एक स्केट बोर्डर है मोमिजी निशिया, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो मात्र 13 वर्ष की हैं मोमिजी निशिया, ये जापान से बिलोंग करती हैं और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीत लिया है। ओलंपिक की खास बात ये लगती है कि कम से कम यहाँ पे एज बाउंडेशन नहीं है, किसी भी एज के हो आप अपना स्किल दिखा सकते हैं। तो 13 वर्ष की हैं मोमिजी निशिया, इन्होंने स्टेक
जो आपकी स्केट बोर्ड होता है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। ये देख लीजिए, वन ऑफ द यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट है टोक्यो ओलंपिक की। सबसे ज़्यादा छोटी कौन सी थी? तो मार्जोरी जेस्टरिंग ये यूएस की थी। सबसे छोटी उम्र में गोल्ड मेडल इन्होंने ही पाया था। अब देख लीजिए जापान की हैं मोबिजी निशिया, इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता है स्केट बोर्डिंग में, आप देख पा रहे होंगे। इस बार के ओलंपिक में 4 नए गेम शामिल किए गए थे, उसमें से स्केट बोर्डिंग एक था। उसके अलावा 3 थे कराटे, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। माई GOV मेरी सरकार पोर्टल किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूपी सरकार ने। किसने? यूपी सरकार ने। जैसे आपका केंद्र स्तर पर माई GOV पोर्टल है, वैसे ही यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने माई GOV मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? ये पोर्टल पब्लिक और गवर्नमेंट को डायरेक्टली जोड़ेगा, लेकिन कोई काम तो होता नहीं, पोर्टल कुछ भी लॉन्च कर दो। माई GOV मेरी सरकार पोर्टल याद रखिएगा, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है। यूपी में सिविल सर्विसेज की कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए अभ्युदय स्कीम लॉन्च की गई थी, आपने पढ़ा ही होगा। यूपी के चीफ मिनिस्टर मैंने बता दिया आपको, योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। देखिए, इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी और इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू, दोनों यूपी में ही बनी थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिरो पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया है। ये कहाँ स्थित है? तो रेटिरो पार्क स्थित है स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में है आपका रेटिरो पार्क। रेटिरो पार्क के साथ साथ एक प्रेडो करके भी है जगह जिसको आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि आप रेटिरो पार्क याद रखिए। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 2 दिन पहले ही तेलंगाना स्थित रामप्पा टेम्पल यानी रुद्रेश्वरा टेम्पल, इसको इंडिया की 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। उसके बाद कल ही जो आपका धौलावीरा साइट है गुजरात की, उसको इंडिया का 40th यानी 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तो इंडिया सुपर 40 में शामिल हो गया है। तो इंडिया में अब 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, आपको याद रखना है। धौलावीरा गुजरात में है, रामप्पा टेम्पल तेलंगाना में है। यूनेस्को की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजूले। देखिए, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसमें 18 मेंबर होते हैं और इस समय उसकी प्रेसिडेंसी है रशिया के पास। रशिया नहीं, चाइना के पास। चाइना ने कहा था कि लिवरपूल को बाहर कर दिया है, लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाया। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इसकी प्रेसिडेंसी चाइना के पास है, प्लीज आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, क्वेश्चन है, कैटलस एक्सप्रेस 2021 एक्सरसाइज हाल ही में किस इंडियन शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो कैटलस एक्सप्रेस 2021 एक्सरसाइज, इसमें INS तलवार ने पार्टिसिपेट किया है। ये देख लीजिए, जो अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर कैटलस एक्सप्रेस 2021 एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, जिसमें INS तलवार ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया को रिप्रेजेंट किया है INS तलवार ने। ये जो कैटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज है, ये 12 ईस्ट अफ्रीकी देशों के साथ साथ इंडिया, UK, US और कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल रहते हैं। तो देखिए, कैटलस एक्सप्रेस 2021 एक्सरसाइज ईस्ट अफ्रीकन देशों की एक एक्सरसाइज है, जिसमें INS तलवार ने पार्टिसिपेट किया है। INS तलवार कुछ दिन पहले केन्या के मोम्बासा पोर्ट पर गया था, क्योंकि सागर विजन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर विजन 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत INS तलवार इंडियन ओशियन रीजन से कनेक्ट करने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर जाता रहता है। तो मोम्बासा पोर्ट कहाँ पे है? केन्या। हाल ही में इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट किया गया है? तो इंदिरा एक्सरसाइज का 12th एडिशन, 12वां एडिशन रशिया में कंडक्ट किया गया है। देखिए, हाल ही में इंडो रशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा का 12वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे? रशिया के वोल्गोग्रेड में हुआ है, याद रखिएगा। 13 दिनों तक ये एक्सरसाइज चलेगी, इंदिरा एक्सरसाइज। 12वां एडिशन है इंदिरा एक्सरसाइज का। इंडिया और रशिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी 2003 से ऑर्गेनाइज की जा रही है। एक बाई एनियल द्विवार्षिक एक्सरसाइज है। रशिया की बात करें, कैपिटल है मॉस्को, करेंसी क्या है? रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। उसके अलावा आप याद रखिएगा, पहली बार इंडिया का जो सारंग हेलीकॉप्टर है वो मैक्स इंटरनेशनल एयर शो में पार्टिसिपेट कर रहा है। और मैक्स इंटरनेशनल एयर शो कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? रशिया में। नेक्स्ट, विजन फॉर एवरीवन एक नया रिजोल्यूशन है, इसको किसने अप्रूव किया है? तो विजन फॉर एवरीवन को अप्रूव किया गया है UNGA द्वारा। किसके द्वारा? UNGA द्वारा। ये देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली
इसने रेजोल्यूशन ऑन विजन यानी दृष्टि पर देखने की क्षमता पर एक विजन डॉक्यूमेंट अडॉप्ट कर लिया है। तो यूएनजीए ने अडॉप्ट किया है। अब 193 मेंबर हैं, वो अपने देश में सिटीजन्स की जो विजुअल कैपेसिटी होती है उसको देखेंगी ताकि वो डैमेज ना होने पाए। तो पहली बार ऐसा कोई विजन डॉक्यूमेंट आया है, विजन फॉर एवरीवन, याद रखिएगा। इसको स्पॉन्सर किया गया था एंटीगुआ, बांग्लादेश और आयरलैंड ने। हालांकि 193 यूएन मेंबर ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। वर्ल्ड में 1.1 बिलियन लोगों लगभग दृष्टिबाधित हैं। इसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो लो और मिडिल इनकम कंट्री से आते हैं। इसीलिए आई केयर पर एक विजन डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट था, जिसको विजन फॉर एवरीवन के तौर पर अडॉप्ट कर लिया गया है यूएनजीए द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईजीबीसी ग्रीन सिटी प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला इंडिया का पहला एसईजेड कौन बन गया है? तो पहला एसईजेड बन गया है कांडला। देख लीजिए, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया का पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन गया है, जिसने आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त कर ली है। आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग कांडला एसईजेड को दी गई है। और याद रखिएगा, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसके तहत आपका आईजीबीसी आता है और ये प्लेटिनम रेटिंग प्रोवाइड करता है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आईजीबीसी की बात करें, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल 2001 में स्थापना की गई थी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट, इसको इंप्लीमेंट करने वाला इंडिया का पहला शहर कौन बन गया है? तो पुरी, जगन्नाथपुरी आपने देखा ही होगा। पुरी इंडिया का पहला शहर बन गया है जिसने ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर लिया है सक्सेसफुली। पर्पस क्या है? पर्पस है 24/7 टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। तो पुरी इंडिया का पहला शहर है जिसने ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया है इंडिया में। पुरी के बाद न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर ऐसे कुछ शहर हैं जहां पर ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अचीव कर लिया गया है। इसका मतलब जितने लोग भी हैं उनको टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाता है। पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। देखिए, पेटा द्वारा नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थावरचंद गहलोत ये किस स्टेट के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं? तो थावरचंद गहलोत ये कर्नाटका के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने बंडारू दत्तात्रेय को रिप्लेस किया था। लेकिन चर्चा में यह है क्योंकि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा इन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो 2 वर्ष भी कंप्लीट नहीं हुए थे BS येदियुरप्पा सरकार के, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। कर्नाटका के 19वें चीफ मिनिस्टर थे BS येदियुरप्पा, जिन्होंने रिजाइन किया, याद रखिएगा। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत, अभी अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा। इंडिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हुबली प्लेटफॉर्म कहाँ पे बन रहा है? कर्नाटक में ही बन रहा है, याद रखिएगा। सब तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्टेम प्रोजेक्ट इसको कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? तो 2026 तक के लिए, सॉरी 2026 तक के लिए, 2026 तक के लिए आई स्टेम प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी 5 वर्षों तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आई स्टेम मतलब इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप, इसको 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, अगले 5 वर्ष के लिए। आई स्टेम का पर्पस क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना इंडिया में। जनवरी 2020 में इसको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जो कि इस समय के विजय राघवन है, उनके ऑफिस के तहत स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, आई स्टेम प्रोजेक्ट इसको 5 वर्ष के लिए यानी 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आई स्टेम का जो फर्स्ट फेज था, इसमें 20,000 इक्विपमेंट बने थे, बाकी इतना डीप नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में जो फ्लीट अवार्ड सेरेमनी हुई है उसमें बेस्ट शिप का अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है आपका INS तबर कोलकाता को, सॉरी INS कोलकाता को। ये देख लीजिए, INS कोलकाता को बेस्ट शिप अवार्ड मिला है। इस बार जो फ्लीट अवार्ड सेरेमनी हो रही थी 2021 की, फ्लीट अवार्ड सेरेमनी कहाँ हो रही थी? वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में हो रही थी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने फ्लीट अवार्ड सेरेमनी इसको इनॉग्रेट किया और बेस्ट शिप का अवार्ड दिया है INS कोलकाता को। उसके अलावा मोस्ट स्पिरिटेड शिप इसका अवार्ड मिला है INS तरकत को, और INS दीपक को मिला है बेस्ट शिप इन द कैटेगरी ऑफ टैंकर्स। तो तीनों याद रखिएगा, INS कोलकाता बेस्ट शिप आया है आपका फ्लीट अवार्ड सेरेमनी में, जिसको इनॉग्रेट किया था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने, और ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुई है? वेस्टर्न नेवल कमांड महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंती, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये फेमस एक्ट्रेस थी, तो साउथ इंडिया की एक्ट्रेस थी जयंती, आपने देखा ही उनका। तो जयंती जी का निधन हो गया। इनको गॉडेस ऑफ एक्टिंग माना जाता था कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का। तो याद रखिएगा, जयंती जी का निधन हो गया। बस यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।